हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ, दैट इज जेईई एडवांस 2022 का ये मैं सवाल यहाँ पे लेके आया हूँ। दैट इज ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है और यहाँ पे मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस सवाल को जो आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आप पढ़ के एक बार देखिए और आप एक बार सोच सकते हो कि सर मूल कॉन्सेप्ट से इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लिया सवाल। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने ये सवाल किया करेक्ट और आपने अगर लास्ट का जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा, तो बस आप इसकी प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, लगभग बस 2% लोगों ने ही जेईई एडवांस का जब ये पेपर हुआ था तभी 2% लोगों ने ही इसे सही किया था। तो आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है वहां पे आप ट्राई कर सकते हो कि इस सवाल को कैसे तो भी हम सही बना सके। ओके, यस सर। पहली एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक रिएक्शन यूज हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पी ब्लॉक की। अगर मैं देखता हूँ कि जेईई मेंस वगैरह में रिएक्शंस का पार्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बहुत बार पूछी गई है वो है ये वाली रिएक्शन। तो चलिए सवाल को डिस्कस करते हैं। ओके, डिसॉल्विंग 1.24 grams of white phosphorus, ओके गुरुजी, ठीक है, in a boiling NaOH solution in inert atmosphere gives a gas Q, ठीक है सर, ओके, the amount of copper sulfate required to completely consume the gas is, ओके। तो सर अगर हम देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल होते हैं, सर स्टोइचियोमेट्री लगा दो, लिमिटिंग रिएजेंट लगा दो, लेकिन सर यहाँ पे तो बस एक ही डेटा दिया है, दैट इज 1.24 grams ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये कैसे करें? तो यहाँ पे आपका एक खतरनाक टिप आपका ये सामने आएगा जो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, दैट इज एस स्टार कंसेप्ट, जो आपकी एक सोच को डेवलप करेगा, दैट इज कैसे आप सवालों को सोच सकते हो। एस स्टार कंसेप्ट क्या कहता है कि इफ इन द क्वेश्चन you are finding the moles calculation difficult or you are not able to balance the reaction, use equivalence concept and get your answer। सिंपली भाई बोल सकता हूं, सिंपली आपको आंसर मिलेगा। बहुत यहाँ पे बड़ा स्टार आपका क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सोच है जो आपको क्वेश्चन में डेवलप करनी है। इफ इन द क्वेश्चन यू आर फाइंडिंग मोल्स कैलकुलेशन मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है या फिर मेरे लिए बैलेंसिंग रिएक्शन डिफिकल्ट हो सकती है, तो मैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, दैट इज इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट, और आंसर जल्दी से ले लूंगा। यस सर, समझ में आई ये कॉन्सेप्ट? ओके सर, समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। यस, उसके बाद अपने पास ये रिएक्शन तो आनी चाहिए ना सर, बैलेंसिंग आया ना आए या ना आए, लेकिन रिएक्शन लिखनी तो आनी चाहिए। यस, मैंने कहा हाँ सही है, आनी तो चाहिए। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? P4। यस सर, वो तो हमें मालूम है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू इट्स एंगल स्ट्रेन की वजह से। यस, तो यहाँ पे उसकी रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में करते हैं, किसके साथ गुरुजी? NaOH के साथ। तो ये रिडॉक्स में भी रिएक्शन काफी फेमस रिएक्शन है जिसे अपन क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा? P4 जो है वो टूटेगा, डिस्प्रपोर्शनेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो टूटेगा और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो टूटेगा। तो किस में टूटा वो? तो सर पहले वो टूटता है गैस में जिसका नाम होता है PH3,
जिसे अपन कहते हैं फॉस्फीन। तो सर ये जो क्वेश्चन में गैस क्यों दे रहा था वो फॉस्फीन ही दे रहा था, क्वेश्चन में गैस क्यों दे रहा था वो फॉस्फीन ही दे रहा था। यस सर, हमें समझ में आ चुका है, वो फॉस्फीन ही दे रहा था। ओके यस, और एक प्रोडक्ट बनता है दैट इज NaH2PO2। इस प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट में लिख सकते हो क्योंकि इसके नाम से ही सवाल आते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम से ही सवाल आते हैं। इसका नाम आप कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। यस सर। सर यहाँ पे आपने गैस बताई जो कि क्यू है, बिल्कुल सही क्वेश्चन से। इसका नाम क्या है गुरुजी? इसका नाम है फॉस्फीन। इसका नाम क्या है? फॉस्फीन। फॉस्फीन है नाम। यस सर, फॉस्फीन है नाम। ओके सर, इसका नाम क्या है? फॉस्फीन। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि फॉस्फीन की स्मेल कैसी होती है। तो इसकी स्मेल होती है रॉटन फिश स्मेल, रॉटन फिश स्मेल। ठीक है, यहाँ पे वो क्या लिख सकता था इस सवाल में? अगर उसे थोड़ा बहुत ट्विस्ट करना होता इस सवाल को तो वो ऐसे भी लिख सकता था, अ गैस विद अ रॉटन फिश स्मेल इज फाउंड। तो यहाँ पे वो फॉस्फीन ही होती, वो फॉस्फीन ही होती। यस सर, फॉस्फीन बन चुका है। यस सर। तो सर यहाँ पे अगर मैं रेडॉक्स रिएक्शन देखता हूँ तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में तो बहुत अपने को तकलीफ आती है बैलेंसिंग करने में। मैंने कहा हाँ भाई, बहुत अपन तकलीफ से बैलेंसिंग करते थे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को। तो अपन यूज करेंगे द अल्टीमेट एस स्टार, दैट इज अगर मोल्स की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो या फिर बैलेंसिंग करना डिफिकल्ट हो तो अपन यूज करेंगे इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंस में अपन क्या यूज करते हैं? दैट इज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है? Equivalence, number of equivalents of reactant is equals to number of equivalents of product। सिंपल ये कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। यस सर, आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो सवाल जो है वो बहुत कठिन हमें लग रहा था, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि ये 2 से 3 मिनट में बनने वाला सवाल है। अगर जेईई एडवांस का सवाल 2 से 3 मिनट में बन गया तो भाई रैंक अप होगी। यस सर, ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके गुरुजी, लेकिन गुरुजी यहाँ पे अपने को इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यस भाई, सही बात बोल रहा। यहाँ पे मोल्स है। यस सर, मोल्स तो आप निकाल ही लेंगे इस केस में गुरुजी। यहाँ पे दिया हुआ है 1.24 ग्राम्स ऑफ ये दिया हुआ है। यस सर, तो इसके मोल्स जरा निकालना सर। मोल्स जो बायोमैथ में पढ़ा था, मोल्स इज इक्वल्स टू मास बटा मोलार मास। मास क्या है? ये है 4 फास्फोरस मतलब 124। तो मोल्स कितने हुए? 1/100 मोल्स आ गए। यस। P4 के कितने मोल्स आ गए? 1/100, 1/100 मोल्स आ गए। यस सर। यहाँ पे इसका मोल्स मतलब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये 2% इरेज कर दूं। यस सर, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू में n फैक्टर। मोल्स इनटू में n फैक्टर इसका फॉर्मूला होता है। और साथ ही साथ अपन अलग अलग इसके फॉर्मूलास देखते थे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, अलग अलग इसके फॉर्मूलास देखते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे मोल कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करना है तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, दैट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू योर n फैक्टर। तो सर ये तो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का n फैक्टर निकालना तो बहुत कठिन होता है, हमने सुना था। नहीं भाई, कोई कठिन नहीं है, बताता हूं तुझे। सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल और जो मैं बता रहा हूं वो कर। ओके सर, सीखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे सीख ले। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। फॉस्फीन के फास्फोरस के ऊपर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यस सर, इसके फास्फोरस के ऊपर है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस गुरुजी। ओके सर, यहाँ पे ये कितने, ये वाला फास्फोरस क्या हुआ? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया।
सर चेंज कितने का आ रहा है यहाँ पे? सर चेंज आ रहा है 3 का, लेकिन एटम्स कितने हैं? 4। ओके सर, एटम्स कितने हैं? 4। तो यहाँ पे चेंज कितने आएगा? 3 into 4, यहाँ पे आया चेंज 12 का, 12 का चेंज आ गया। तो गुरुजी ये वाले रिएक्शन का एन फैक्टर तो ये 12 आ रहा है, क्या वही रिएक्शन का एन फैक्टर होगा? नहीं, यहाँ पे सर ये 12 आ रहा है, लेकिन ये तो कुछ अलग आएगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो कितने का चेंज आया है? सर 1 का चेंज आया है। वेरस इसके एटम्स कितने हैं? 4 है, तो 4 आ गया, तो इसका आ गया 4। तो यहाँ पे सर 2 एन फैक्टर मिले, एक 12 और एक 4। तो इसमें से असली एन फैक्टर कितना होगा फास्फोरस का? असली एन फैक्टर क्या होगा गुरुजी? तो यहाँ पे असली एन फैक्टर क्या होगा? इसके लिए अपना एक फॉर्मूला होता है, N1 into N2 बटा N1 प्लस N2। अपना फॉर्मूला यहाँ पे होता है, जिसके वजह से जो पहली रिएक्शन का आप एन फैक्टर निकाल सकते हो और दूसरी रिएक्शन का एन फैक्टर निकाल दिया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगी और दोनों का एडिशन जो है वो नीचे होगा और दोनों को डिवाइड किया जाएगा। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते सही अपना आंसर क्या आ जाएगा गुरुजी? 12 into 4 by 16। तो आंसर आ गया सर 3 आ गया। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इसके रिएक्शन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर विल बी 3। तो इसके जो इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे, एन इक्विवेलेंट्स इसके कितने हो जाएंगे? 3/100 इसके इक्विवेलेंट्स हो गए। ओके सर, समझ में आ गया। इसके इक्विवेलेंट्स तो समझ में आ गए। तो इसके जो इक्विवेलेंट्स होंगे वही फॉस्फीन के इक्विवेलेंट्स होंगे, यस और नो? सर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसके इक्विवेलेंट्स ये है, तो इसके भी इक्विवेलेंट्स यही होंगे सर। ओके सर, तो फॉस्फीन के भी यही इक्विवेलेंट्स होंगे, यही इक्विवेलेंट्स हो गए सर। फॉस्फीन के भी यही इक्विवेलेंट हो गए, यस सर। यहाँ पे देखना कॉपर सल्फेट कितना रिक्वायर्ड है। तो फॉस्फीन की जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी? कॉपर सल्फेट के साथ हो गई, यस। इससे क्या बनता है? इससे बनता है कॉपर फॉस्फाइड। कॉपर फॉस्फाइड कैसे सर? दैट इज कॉपर पे आ जाता है कॉपर 3p2, ये बनता है कॉपर फॉस्फाइड। ओके सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। यस, कॉपर फॉस्फाइड बनता है। लेकिन अपने को क्या पूछा है कि कितना कॉपर सल्फेट रिक्वायर होगा इसके कंप्लीट कंजम्पशन ऑफ फॉस्फीन के लिए? यस सर। तो फॉस्फीन के इक्विवेलेंट्स कितने सर? 3 into 3/100। तो कॉपर सल्फेट के भी इक्विवेलेंट्स कितने होंगे सर? 3। सर कॉपर के सल्फेट के भी इक्विवेलेंट्स होंगे 3/100, क्योंकि फॉस्फीन के इक्विवेलेंट्स वो अगर वो रिएक्टेंट है, इस कंडीशन में फॉस्फीन रिएक्टेंट है, तो जो दो रिएक्टेंट्स है उनके भी इक्विवेलेंट सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर अपन एक सिंपल डेफिनेशन देखें इक्विवेलेंट्स की, तो जो एक रिएक्टेंट है दूसरा रिएक्टेंट है उन दोनों की भी इक्विवेलेंट सेम होंगे। एक रिएक्टेंट है दूसरा प्रोडक्ट है उसके भी रिएक्टर इक्विवेलेंट सेम होंगे। मतलब पूरे रिएक्शन में सारे जो इक्विवेलेंट्स है सारे स्पीशीज के वो सेम ही होंगे। ये बात लिख लो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस इसे ही कहते हैं, दैट इन द होल रिएक्शन ऑल स्पीशीज हैव द सेम इक्विवेलेंट। ओके, यस सर, समझ में आ चुका है हमें। तो 3/100 इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। यस सर, कॉपर सल्फेट के 3/100 आ गए। ओ यस, 3/100 इज इक्वल्स टू बेटा, इसका एन फैक्टर क्या है सर? ये तो सिंपल एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का एन फैक्टर कितना होता है? लार्जेस्ट चार्ज देखो, कटायन पे चार्ज देखो हाईएस्ट या फिर अनायन पे, तो 2 ही आ रहा है कॉपर सल्फेट के केस में। तो यहाँ पे एन फैक्टर तो 2 ही होगा। यस सर। यहाँ पे मोल्स कितने होंगे कॉपर सल्फेट के? सर मोल्स तो होगा मास बटा इसका मोलर मास। ओके गुरुजी, तो मास अपने को चाहिए, तो मास में क्या लिख सकता हूं? x लिख सकता हूं। कॉपर का मास क्या होता है? कॉपर का मास होता है 63.5। क्या होता है? 63.5। आप नोट कर सकते हो कॉपर का मास क्या होता है? 63.5 नोट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट मासेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मासेस आपको याद रखने के। दैट इज आयरन का इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज 56 उसका होता है। मैग्नीज वगैरह का भी 55 वगैरह वो कभी कभी नहीं देता, लेकिन कभी कभी वो देता है। जैसे जिंक का भी आपको याद होना चाहिए 65 के अप्रोक्सीमेटली होता है। यस सर। तो इसका क्या हो गया? कॉपर सल्फेट का कितना हो जाएगा? 63.5। ये एस का कितना हो जाएगा? 32 और ये 64, 96 प्लस, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 96 प्लस 63.5 तो कितना आ जाएगा? 5, 9 और
ये कितना आ जाएगा 15, तो 159.5, ठीक है, इसका क्या आया 159.5 आ गया, यस। तो अप्रोक्स आप कर सकते हो या फिर आसानी से आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 159.5 बाय 100 इंटू 2। तो 3 का इसमें इंटूएशन करो, 3 इंटू किया तो कितने आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 4, तो आ जाएगा 478.5, क्या आ गया 478.5 बटा आप क्या कर दोगे 100 इंटू में 2, 100 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 4.785, 4.785 में डिवाइड करो 2 जा कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9 और 9 और ये 5 है तो 25, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका क्या आ जाएगा 2.3925 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट आंसर अगर आप देखोगे यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज 2.4 ग्राम्स आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है पूरे अच्छे मैनर में, पूरा स्लो मैं जाके एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सवाल 2 से 3 मिनट में बनने वाला सवाल था, 2 से 3 मिनट में बनने वाला सवाल था, लेकिन इसमें मल्टी कॉन्सेप्चुअल, जैसे एडवांस है तो मल्टी कॉन्सेप्चुअल पूछेगा ही, इसलिए एक्सप्लेन करते वक्त मुझे ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि अपने को यहाँ पे मोल्स भी निकालना था, साथ ही साथ अपने को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी लगाना था, दैट इज हर एक स्पीशीज के इक्विवेलेंट जो है वो सेम होते हैं। साथ ही साथ अपने को यहाँ पे पी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन भी था। ओके, तो यहाँ पे एस स्टार आपके दिमाग में या फिर कॉपी में लिख सकते हो कि अगर अपने को लगे कि कोई रिएक्शन बैलेंस करने में डिफिकल्ट है या फिर किसी रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट अपना अप्लाई नहीं कर रहा है अच्छे से, मोल्स निकालते वक्त अपन गड़बड़ी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल एक ही दावे पे जाओ, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो जो 5-6 मिनट का सवाल होगा वो 2-3 मिनट में आंसर दे देगा। यस सर, ओके, तो यहां पे हो चुका है, ये पूरे कैलकुलेशन मैंने कर दिया अच्छे से। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर और आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे हम एडवांस को अप्रोच कर सकते हैं विद सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और पूरे कॉन्सेप्ट्स जो केमिस्ट्री के वो बस आपको लिंक करने हैं और एक जगह पे डालने हैं। यस, तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। फॉर मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।